यस सर। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एनालिटिक फंक्शन का जो कंस्ट्रक्शन का मिलन थॉमसन मेथड है उस पर बातचीत की। उसमें यह था कि अगर हमें u या v दिया हो तो किस तरह से हम पूरा एफ जेड निकालें। लेकिन कभी कभी बड़ी मजेदार स्थिति होती है, u या v ना देके कुछ और दे दिया गया तो एक क्वेश्चन हम ऐसा उठाते हैं कि इफ u प्लस v दे दिया जाए और ये है 2 sin x sin 2x अपॉन e⁻² प्लस e⁻−2y -2 cos 2x, ये दिया हुआ है हमारे पास u प्लस वी, जहां पर u प्लस आई वी एफ जेड है और ये एनालिटिक है, इज एनालिटिक फंक्शन। u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन है और u प्लस वी दे रखा है, फाइंड एफ जेड। तो पूरा एफ जेड बता दीजिए, मतलब u प्लस आई वी बता दीजिए। तो अगर ऐसा सवाल हो तो कैसे करें आज वो सीखते हैं पहले। ये आसान है, देखिएगा। आपके पास u प्लस आई वी एफ जेड है, ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। इसको आप i से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आई यू माइनस वी इक्वल टू आई एफ जेड। तो ऐड कर दीजिए, तो रियल एट साथ कर लीजिए और इमेजनरी एट साथ इक्वल टू 1 + i एफ जेड हो जाएगा। तो ऐसा करिए, इसको कैपिटल यू, इसको कैपिटल वी और इतने को पूरे को कैपिटल एफ जेड मान लीजिए। तो आपके पास हो जाएगा u प्लस आई वी इक्वल टू कैपिटल एफ जेड। इस तरह के हर सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये एक जनरल काम है जो हर सवाल में चाहिए इस टाइप का। इसका मतलब है आपको अब या तो u माइनस बी मिलेगा एग्जाम में या u प्लस बी। अभी u प्लस बी मिला हुआ है, तो अब इस सवाल को शुरू करते हैं। तो अब आप ही लोग बताएंगे फिर कि जो दिया हुआ है उसको क्या मानना है, कैपिटल U या कैपिटल बी। कैपिटल वी। जो u प्लस स्मॉल b था और जो 2 sin 2x अपॉन ये कितना होगा, 2 क्रॉस हाइपरबोलिक 2y -2 cos 2x। ऐसा ठीक है बच्चों। क्रॉस हाइपरबोलिक 2y क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, अभी पिछले लेक्चर में बताया है। सर e⁻² प्लस e⁻−2y अपॉन में 2। अपॉन टू को मैं लेफ्ट ले जा रहा हूँ, तो सही है। अब ये देखिए यस सर। तो यार टू कर दिया खाली। अब तो हमारे पास हो गया v इक्वल टू sin 2x अपॉन क्रॉस हाइपरबोलिक 2y -cos 2x। अब जब v दिया होता था तो आप लोगों को मेथड पे जाना चाहिए पिछले लेक्चर में कि पहले क्या करना है, डेल v अपॉन डेल y करना है। याद है, जरा देखो तो पिछला लेक्चर में v दिया होता था तो क्या करते थे। क्रॉस हाइपरबोलिक 2y -cos 2x का होल स्क्वायर, यहाँ करो क्रॉस हाइपरबोलिक 2y -cos 2x ऐसे ही
साइन टू एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो 0 माइनस साइन टू एक्स, और वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा तो क्रॉस हाइपरबोलिक 2y का 2 साइन हाइपरबोलिक 2y होगा, 2y का 2 हो जाएगा माइनस 0। ये आ गया। अब फिर क्या करते थे बच्चों, डेल बी अपॉन डेल वाई एट z, जेड 0। जेड जेड होगा 0। हाँ, इसको मैंने कहा था साई वन जेड कोमा 0। आप देखिएगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स टी जो है जेड और वाई टी जो है 0 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 0 0 हो जाएगा ना, यस सर। तो न्यूमरेटर पूरा 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगा। अरे भाई ये ठीक है। अब आप निकालिए डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्रॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस क्रॉस 2x का होल स्क्वायर क्रॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस क्रॉस 2x, ऐसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 क्रॉस 2x माइनस साइन 2x, ऐसे ही अब एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो क्रॉस हाइपरबोलिक 2y का 0 प्लस 2 साइन 2x, ये हो गया। अब बताओ बच्चों, हमें निकालना है डेल बी अपॉन डेल एक्स एट जेड कोमा 0। उसको हम कहेंगे साई टू एट जेड कोमा 0। तो क्रॉस हाइपरबोलिक 2y की जो 1 0 हो जाएगा 1 1 माइनस क्रॉस 2z 2 क्रॉस 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन 1 माइनस क्रॉस 2z का होल स्क्वायर। ये तो बड़ा, यहीं पर कर लें, थोड़ा अगले पेज में कहाँ ले जाऊँ इतना। हाँ, 2 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ, 2 कॉमन आने के बाद क्रॉस 2z माइनस 2 क्रॉस स्क्वायर 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z 2, तो 1 2 क्रॉस 2z माइनस 1 अपॉन, नीचे वाले को भी वैसे ही कर लो, क्रॉस 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 8 कट जाएगा, 2 अपॉन क्रॉस 2z माइनस 1 बचेगा। कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 2 अपॉन कॉस साइन स्क्वायर जेड माइनस 1 वो कट जाएगा, माइनस कॉसेट स्क्वायर जेड, ये रहेगा, ऐसा आएगा। यस सर। अब मिलन थॉमसन मेथड से कैपिटल एफ जेड इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड कोमा 0 प्लस आई साई टू जेड कोमा 0 डी जेड। कैपिटल एफ जेड का मतलब हुआ 1 प्लस आई टाइम्स स्मॉल एफ जेड। साई वन जेड कोमा 0 क्या था भाई, जरा पीछे देख के बताओ। सर हाँ, 0। कहा था 0, और साई टू जेड कोमा 0 तो अभी निकाला हमने, ये साई टू जेड कोमा 0 ही है। तो 0 माइनस आई कॉसेट स्क्वायर जेड डी जेड, माइनस आई बाहर, कॉसेट स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है, टेन जेड सर कॉट नहीं कॉट कॉट जेड हाँ माइनस कॉट जेड।
तो प्लस हो जाएगा आई अपॉन 1 + i, स्मॉल एफ जेड आ जाएगा। हमें तो स्मॉल एफ जेड ही चाहिए था ना, प्लस सम कॉन्स्टेंट्स। आप चाहो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वरना हो गया, यही आंसर है। तो कुछ नया काम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या दिया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखिए क्वेश्चन 1 से। आपको u + i एफ जेड है, आई से मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों को ऐड कर लीजिए। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे या तो u - v वाले मिलेंगे या u + v वाले मिलेंगे। बाकी काम एक जैसा ही है सब में, बाकी कुछ नहीं है। और ये यहां से सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया होगा आप लोगों को। यस सर। हम्म। मैं एक आध क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग करिएगा। cos x + sin x माइनस e⁻⁻y अपॉन 2 cos x माइनस e⁻y माइनस e⁻−y। ये है फाइंड एफ जेड। एनालिटिक है, ये ध्यान रखिएगा, पहले ही कह रखा है सच दैट। और कांस्टेंट निकालने के लिए इस बार आपको ये भी दिया है कि f(π/2) 0 है, तो आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए u - v है इस बार, तो उसको कैपिटल U मानेंगे आप, और इसी तरह से पूरा सॉल्व करेंगे। हाँ, जो आंसर आ रहा है मैं वो लिख देता हूँ, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए। हाफ 1 - cot z/2। अब वो कितनी मेहनत आप लोग कर पाते हैं ये तो आपको तय करना है बच्चों। मेरे ख्याल से मैंने लगभग अधिकतर चीजें जो एनालिटिक्स से जुड़ी हुई होती हैं वो बता दी हैं आप लोगों को। अब आप प्रयास करें, मेहनत करें, और इस तरह के जितने सवाल आपको मिलते हैं डिफरेंट बुक से वो उठाएं, सीखें उसको। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने कहा कि आप HS प्रसाना को या पोन्नुस्वामी को फॉलो करें, या स्टेन एंड सकार्ची को, तो आपको कुछ और फॉर्मूले मिलेंगे। और हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा, वो आपको डेट के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। IIT वाले उस पर काफी फोकस करते हैं। तो ये एनालिटिक का आपका प्रूफ हुआ। उम्मीद है आप लोगों को एनालिटिक फंक्शन समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए प्लीज। किसी को कोई दिक्कत सर है? हाँ बोलिए। सर आपने इस लेक्चर से पहले शुरुआत में बोला था कि आइडेंटिटी वो होती है जो वेरिएबल होती है। पहले तो हम रियल के लिए पढ़ते थे, यहाँ वेरिएबल क्यों इस्तेमाल करा? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसमें यस। वेरिएबल ही कॉम्प्लेक्स है ना बेटा। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सारे फंक्शन ही कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। मतलब f(z) जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ रहा है। और कॉम्प्लेक्स, बल्कि एनालिटिक या रेगुलर या होलोमॉर्फिक जब मैंने शुरू में कहा था, तो आपको याद होगा मैंने ये सब भी बताया है कि आखिर रियल फंक्शन से किस तरह से किन मामलों में थोड़ा डिफरेंट है। याद है, ये इनमें लेस देन ग्रेटर देन वाले रिलेशन नहीं लग पाते, इनमें यस सर। हमेशा एक टेलर एक्सपेंशन मिलेगा जो कि वहां नहीं भी मिल पाता। और एनालिटिक अगर एफ जेड है तो फिर उसके हर ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, हर ऑर्डर। यस सर। तो इस तरह से कुछ मामलों में ये थोड़ा अलग है, कई मामलों में सिमिलर भी चलता है, कई सारे रिलेशन एक जैसे हैं। कुछ अलग है, और कुछ ही अलग होने की वजह से हमें डिफरेंट उस पर काम करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स में हम लोग जब काम करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, मैं तो उतना एडवांस अभी नहीं जा पाऊंगा, कॉलेज की कॉम्प्लेक्स पढ़ानी है ये। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना पूरा,
वो ऐसे बाइंड किया जा सकता है, प्लेन को, एक बड़ी सीट को ऐसे फोल्ड किया जा सकता है, ऐसे पूरा प्लेन, फिर लपेटा। आपको इसको कहते हैं वाइंडिंग नंबर। आप एक बात सोचिएगा, हाँ, यहाँ वो फंक्शन भी पीरियडिक हो जाते हैं जो इन जनरल पीरियोडिक नहीं है। रियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स पीरियोडिक नहीं है, लेकिन ई टू द पावर जेड पीरियोडिक है, क्योंकि ये साइन क्रॉस पे डिपेंड करेगा ना। ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई क्रॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ऐसा होगा नहीं बच्चों? साइन क्रॉस का पीरियड 2 पाई है या नहीं? यस सर। यस सर। वो रिपीट हो जाएंगे दोबारा। तो बच्चों ई टू द पावर एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ई टू द पावर जेड पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे ही आप लॉग एक्स और लॉग जेड के बारे में देखिए, गौर करिएगा। तो एलिमेंट्री फंक्शंस में किसी अच्छी किताब से आप इन फंक्शंस के बारे में पढ़ें कि ये रियल में और ये कॉम्प्लेक्स में किस तरह से अलग है। एक अच्छी किताब, अब इतनी किताबें पढ़ना संभव नहीं है बच्चों के लिए। जीएच हार्डी की एक बुक कॉम्प्लेक्स में इस सेंस में बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मेरे पास है शायद, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से है। हार्डी मुझे लगता है 20वीं शताब्दी के उन शानदार मैथमेटिशियंस में से थे जो ब्रिटेन की वजह से दुनिया के सामने आए, और जिनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते थे। पता नहीं कौन से फैक्टर थे, या हार्डी गलत टाइम पे पैदा हुए थे इतिहास में। हार्डी की जो काबिलियत है ना, वो मेरी नज़र में बहुत शानदार है। मतलब हमें जिन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए साइंस में ज्ञान की किसी भी शाखा में, दुनिया का कोई भी हो, हम आप गौर करेंगे कि हम लोग या तो उनकी इज्जत करते हैं या बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, दो ही ऑप्शन है। किसी भी ज्ञान की किसी भी शाखा में दुनिया का कोई भी विद्वान हो, आप या तो उसकी इज्जत करेंगे या उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे। कुछ लोग पॉपुलर हैं, कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। हार्डी उतना पॉपुलर नहीं हो पाए, लोग उनके बारे में कम जानते हैं। और इंडियन तो हार्डी को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने रामानुजन को रामानुजन बनाया, तो लोगों को भाई इतना ही याद है हार्डी का। बाकी हार्डी का कुछ काम किसी को याद नहीं आता है। हार्डी बहुत शानदार है। एन अपोलॉजी ऑफ अ मैथमेटिशियन, कभी जिंदगी में वक्त मिले 100 125 ऐसी पेज की किताब है, पतली, पढ़िएगा। एन एपोलॉजी ऑफ अ मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ का माफीनामा। एन एपोलॉजी ऑफ अ मैथमेटिशियन। तो आपको रियलाइज होगा कि बर्ट्रैंड रसेल और हार्डी, कम से कम इन दो गणितज्ञों के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से थोड़ा ज्यादा जानने की जरूरत है। हार्डी का ये काम है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल और कॉम्प्लेक्स में बहुत अंतर है। यहाँ पीरियोडिसिटी बड़ा फैक्टर है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको पता नहीं चलेगा कि आप पूरा पेज जो है मोड़ के दोबारा वापस ला रहे हैं, ऊपर से फिर ला रहे हैं, और इस तरह से भी हम कॉम्प्लेक्स को पढ़ सकते हैं। इसको वाइंडिंग नंबर कहते हैं। और रीमान ने एक अलग तरीका अपनाया, रीमान स्क्वायर। मेरे जो पिछला लेक्चर था वहां देखिएगा, तो रीमान ने ये बताया है। पिछला का मतलब पिछली वाली प्लेलिस्ट जाइएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने रीमान स्क्वायर डिटेल में पढ़ा रखा है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को अगर एक बहुत बड़ा एक त्रिपाल जैसा माना जाए, क्योंकि सभी दिशाओं में इनफाइनाइट है, और सोचा जाए कि इसको ऐसे मोड़ा गया है कि दुनिया की सारी इंफिनिटी नॉर्थ पोल पे आके एक पॉइंट पे आ गई है। दैट इज कॉल्ड वन पॉइंट कॉम्पेक्टिफिकेशन। टोपोलॉजी में बड़ा शानदार टॉपिक है। तो फिर किस तरह से अपर हाफ और लोअर हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ 1 to 1 रिलेशनशिप लाएंगे, तो वो बहुत शानदार लेक्चर है, या यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, वहां भी देख सकते हैं आप, कहीं और से भी। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को पढ़ने के कुछ तरीके हैं, जबकि रियल में इतनी वैरायटी नहीं है। रियल में एक लाइन है और लाइन को सीधे पढ़ना है बस।
कॉम्प्लेक्स इसीलिए आपको गजब रिजल्ट दे देती है कई बार। तो बच्चों आज इतना ही करते हैं, एनालिटिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर नए उससे शुरू करेंगे। सर, हाँ। सर आपने फर्स्ट सेम में क्वेश्चन पूछा था क्लास में कि ज्योमेट्री में क्या कमी है करके। हम्म। तो ये रिमान सॉरी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन सर उसका एक एग्जांपल हो जाएगा ना, क्योंकि ज्योमेट्री के हिसाब से एक प्लेन और स्फेयर अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिमिलर ही लेके चलते हैं। ज्योमेट्री बेटा 2D 3D में भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है इन डायमेंशन। फिर 3D में तो अलग अलग हुए। हाँ, प्रोजेक्शन के हिसाब से सेम है। वहां पर मैं और कुछ और लॉजिक दे रहा था ज्योमेट्रिकली। कई चीजें जो बहुत छोटी होती है ना, वो हम ज्योमेट्री में विजुअल परसेप्शन पे ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान होता है विजुअल परसेप्शन, जो विजुअली दिखे। जो नहीं दिख पाता हम उसे ज्योमेट्री में आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कुछ और एग्जांपल दिया होगा, आंसर बताया मैंने। नहीं सर, आपने सोचने के लिए बोला था, उसके बाद। मैंने बहुत सोच दिया यार तुमने। फर्स्ट सेम में बताया पूछा था, अब सेकंड सेम में। चलो अच्छी बात है। देखो भाई किसी और को बताया है मैंने, एक एक दो हिंट ऐसे कि आखिर ज्योमेट्री में क्या शुरुआत में कमियां तो थी वही। कि हमें कैलकुलस पे जाना पड़ा। सर आपने सेमी पैरामीटर वाला बताया था एग्जांपल। हाँ तो बताया ही था यार। ये है। सर उसके बाद आपने एग्जांपल भी सोचने के लिए बोला था, और तो फिर अच्छा इसीलिए। अच्छा ठीक है। बच्चों ये है हमारे पास कुछ भी दूरी मान लो आप। सरलता के लिए 1 मान लें। 1 कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ और मान लीजिए तो टोटल डायमीटर 2 हो जाएगा इसका। और इसका ये पाई आर होता है। सेमी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर पूरा हुआ तो आधे का पाई आर हो जाएगा। और R1 है तो पाई हो जाएगा। अब मैंने इसी 2 लेंथ को 2 हिस्सों में तोड़ा। 8 सेमी सर्कल यहाँ बनाया, 8 सेमी सर्कल यहाँ बनाया, या ऊपर ही बना लो दोनों। तो रेडियस हाफ हो जाएगी। तो जो बाउंड्री होगी इस बार वो 2 पाई आर हुई। और 2 पाई आर है 1/2। तो सॉल्व हो गई, ये भी पाई आएगी। तो कर्व्ड जो बाउंड्री है वो अभी भी पाई है। आप इसको और तोड़ लीजिए। और 8 हिस्से में ऐसे बनाइए। तो आप देखेंगे कि एक रेडियस 1/4 आ गया। टोटल पाई आर 4 बार हो जाएगा। 4 पाई आर, 4 पाई, लेकिन आर 1/4 है तो ये पाई ही आएगा। आप इसे इनफाइनाइटली करते जाइए तो धीरे 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 इतने छोटे हो जाएंगे कि आपको ये लाइन स्ट्रेट ही लगेगी बस। क्योंकि हमारी आंखें 8 लिमिट से आगे देख नहीं सकती बच्चों। हमारी आंखें ये जो ऊंचाइयां घटते जा रही हैं, हमें ये सीधी लाइन लगेगी। लेकिन लॉजिकली तो हर बार पाई आ रहा है तो इस बार भी पाई आना चाहिए। लेकिन वैसे जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लंबाई शुरू में देखिए 2 यूनिट है। हर बार 2 यूनिट है तो ये 2 ही यूनिट आएगी। तो ऐसे तो पाई 2 की ओर जाने लग जाएगा। अगर आप 2 की जो 3 यूनिट लेते तो पाई 3 की ओर जाने लगता। 10 यूनिट ले लेते तो पाई 10 की ओर जाने लगेगा। और आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो नॉनसेंस रिजल्ट मिलने लग गए हैं। क्योंकि आप ऐसे समझिए, सभी लोग जानते हैं लाइट के बारे में कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, लाइट ऐसे है। लेकिन जब भी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं, लाइट सीधी रेखी तौर पर। लाइट ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है टाइप का। क्योंकि जो ये ऊपर नीचे उठ रही है लाइट वेव, ये एंगस्ट्रॉम में है। और ये इतना छोटा है कि आंखों से दिखता नहीं है, तो वो सीधी लाइन जैसा हो जाता है। तो ज्योमेट्री में एक दिक्कत है, ज्योमेट्री हमेशा विजुअल चाहती है कि पिक्चर में बने दिखे हमें। दिखना मानवीय तारीफ भी हो सकती है, और ना देख पाए तो कमी भी। हमारी आंखें 8 लिमिट से ज्यादा नहीं देख सकती वही। इसीलिए हमने हेल्पिंग हैंड बनाए, लेंस बनाए,
फिर माइक्रोस्कोप और उससे आगे भी चीजें आ गई जो हमारी आंखें नहीं देख सकती लेकिन वो हैं। तो हमें लगा कि हमारी आंखें देखें या ना देखें, एक ऐसी ब्रांच हो जो विजुअल परसेप्शन पर ना हो, लॉजिक पर हो। कैलकुलस उस लॉजिक पे सोचती है। कैलकुलस जब लिमिट के बारे में बात करती है तो ध्यान दीजिए, लिमिट टेंडिंग टू जीरो बहुत छोटी चीज होती है। v2 - v1 अपॉन t2 - t1 जब आप फिजिक्स में करते हैं, इसी को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और साथ में जो डेल्टा टी है टेंड्स टू जीरो। सामान्य तौर पर आप 1 सेकेंड लेते छोड़ देते हैं टाइम। अरे 1 सेकेंड तो बहुत बड़ी यूनिट है, इतनी बड़ी क्यों ले रहे हो? जितनी छोटी पॉसिबल है कंसेप्चुअली, तो आप उसको ऐसे लिखते हो। तो कैलकुलस बहुत बारीक सोचती है बच्चों, बहुत बारीक। सामान्य इंसान उतना नहीं सोच पाता। तो इसीलिए न्यूटन या लेबनीज, जिनको भी हम कैलकुलस के शुरुआती लोग माने, वो अद्भुत हैं अपने आप में, महान मैथमेटिशियन जब माना गया न्यूटन को, तो वो कैलकुलस ही थी जिसने उनको एस्टेब्लिश किया है। दीपक, उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। ठीक है।